नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारे समाजशास्त्र की क्लास के अंतर्गत भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना जो द्वितीय अध्याय है उसके अंतिम भाग या कह सकते हैं कि अंतिम पार्ट को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज इस अध्याय के जो अंतिम भाग के तहत हम प्रमुखतः भारत की जनसंख्या नीति, भारत की धार्मिक जनगणना और वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति व जनजाति की जो जनसंख्या है या जो स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्यतः इस अध्याय में से केवल कुछ ये चीज़ें ही बाकी बची हुई थी, जिनमें जनसंख्या नीति क्या है, धार्मिक आधार पर भारत की जनगणना 2011 की क्या स्थिति है और अनुसूचित जाति व जनजाति की 2011 की जनगणना में क्या स्थिति है। देखिए विद्यार्थियों, बहुत बार हमारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय जनसंख्या नीति के बारे में नोट लिखिए, भारतीय जनसंख्या नीति के बारे में चर्चा कीजिए, भारतीय जनसंख्या नीति के प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य बताइए। साथ ही साथ धार्मिक जनगणना के अंदर से भी कि हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है या मुस्लिम आबादी की कितना प्रतिशत है, भारत में जैन का कितना प्रतिशत है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से धर्म की है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित भी कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कौन से राज्य में निवास करती है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कौन से राज्य में निवास करती है, या किसी राज्य विशेष से संबंधित कि इस राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत कौन सी अनुसूचित जाति का है या जनजाति का है। ऐसे प्रश्न अनेकों बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसीलिए हम भी आज जो हमारा अंतिम भाग है, भाग 5, इसमें इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम भारत की जनसंख्या नीति की चर्चा कर लेते हैं। भारत की जनसंख्या नीति की चर्चा करने से पहले मैं कुछ हमारा जो जनसंख्या नीति के ऊपर जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कि देखिए, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। अब देखिए, कई जगह इसका उल्लेख ऐसे भी दे देते हैं कि भारत ने 1952 में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। लेकिन देखिए, मूलतः अगर इसको वेरीफाई किया जाए या मूलतः इसको सही रूप से विश्लेषित किया जाए तो हम पाएंगे कि भारत ने सर्वप्रथम जो अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो वर्ष 2000 में बनाई थी। लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि 1952 में भारत ने पहली बार जनसंख्या नीति के बारे में या इससे संबंधित कोई कार्यक्रम प्रारंभ किया था जिसको हम राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम बोलते हैं। तो अगर सटीक रूप से बात कही जाए तो 1952 में भारत ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था, जो कि दुनिया का पहला ऐसा कार्यक्रम था या पहला ऐसी नीति थी, घोषणा थी, जिसके अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और उनके अंदर जागरूकता लाने जैसी प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। मतलब दुनिया में जनसंख्या वृद्धि के संबंध में या जनसंख्या वृद्धि को रोकने के संबंध में जो पहली नीति या पहली घोषणा किसी भी देश ने की है तो कह सकते हैं एक तरीके से वो भारत ने की थी वर्ष 1952 में। अब चलिए आगे बात करते हैं कि भारत में जो पहली जनगणना नीति है इसको बनाने का जो सुझाव है वो वर्ष 1960 में एक विशेषज्ञ समूह के द्वारा भारत सरकार को दिया गया था। देखिए, फिर जब हम जनसंख्या नीति की चर्चा कर रहे हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं, तो अनेकों बार राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में भी चर्चा की जाती है। उसके बिना ये कार्यक्रम या ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो अधूरा ही रहेगा, इसकी चर्चा अधूरी ही रहेगी। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल है जो धारा 352 के तहत, हमारे यहाँ देश में 3 तरह के आपातकाल, हमारे यहाँ देश में आपातकाल लागू करने के 3 धाराएं हैं, 3 कानून हैं, धारा 352, 356 और 360, जिसके अंतर्गत 352 के तहत कि बाहरी आक्रमण या हस्तक्षेप के कारण या कह सकते हैं एक तरीके से देश में अगर युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो उसके बाद में जो आपातकाल लगाया जाता है वो इसके अंतर्गत ही आता है। देखिए, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, उसमें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके द्वारा भारत में आपातकाल लागू किया गया था जो लगभग 21 महीने के लगभग चला था। देखिए, मूल बात इस आपातकाल की ये थी कि इस समय
सरकार द्वारा दबाव पूर्वक या बलपूर्वक सरकारी योजना के तहत अपने कर्मचारियों अधिकारियों को पाबंद करके उन पर दबाव डाल के जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए नसबंदी या बंधीकरण जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए और सभी अधिकारियों, सभी विभागों को बाकायदा लिखित में एक तरीके से कह सकते हैं टारगेट दिए गए कि वो 1 महीने में इतनी इतनी नसबंदियां करवाएं ही करवाएं। मतलब एक तरीके से दबावपूर्वक, बलपूर्वक भारत में नसबंदी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसकी वजह से सरकार का खूब विरोध भी हुआ, जिसका प्रमुख उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को रोकना या जनसंख्या वृद्धि को निम्न करना। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के पश्चात हमारा जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम था उसको राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लग गया। पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम था, इसको राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लग गया। अब देखिए, वर्ष 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जिसमें वर्ष 1981 में कुछ संशोधन भी किए गए। ऐसे तथ्य भी कई जगह में उपलब्ध होते हैं कि 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई और 81 में उनमें संशोधन किया गया। लेकिन आधिकारिक रूप से 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई। देखिए, 15 फरवरी 2000 को सरकार द्वारा जो नीति घोषित की गई उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जो कि सरकार का एक आधिकारिक कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत 2010 में और नए लक्ष्य निर्धारित किए गए और उनमें संशोधन भी किया गया। तो जब भी हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की चर्चा करते हैं तो मुख्यतः वर्ष 2000 की नीति की ही चर्चा की जाती है, जिसमें 2010 में संशोधन किए गए थे। देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 है वो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित जो एक बोर्ड था उसकी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई थी। मतलब इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के पीछे मुख्यतः स्वामीनाथन जो आयोग है उसका दिमाग था, या उसकी ही रिपोर्ट की अनुशंसा थी, या उस रिपोर्ट में जो अनुशंसा थी उसके आधार पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तत्कालीन उद्देश्य क्या था, उसका मध्यकालीन उद्देश्य क्या था और दीर्घकालीन उद्देश्य क्या था। क्योंकि कोई भी जनसंख्या नीति है तो उसमें तत्कालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तत्कालीन से तात्पर्य कि तुरंत अभी हमें क्या उद्देश्य निर्धारित करने हैं, हमें क्या कार्य करना है, हमारा प्रमुख लक्ष्य क्या है कि हमें अभी तुरंत इन चीज़ों को लागू कर देना चाहिए। दूसरी चीज मध्यकालीन उद्देश्य कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में हमें क्या कार्य करना चाहिए, ताकि हम, या कौन से लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए ताकि हम जनसंख्या को बढ़ने से रोक सकें और हमारी जनसांख्यिकी लाभांश है उसकी स्थिति को भी प्राप्त कर सकें। फिर दीर्घकालीन उद्देश्य कि लंबे समय तक हमारा प्रमुख उद्देश्य क्या होगा इस जनसंख्या नीति को लेकर, कि हम ये जनसंख्या नीति बना रहे हैं इसका प्रभाव 20 साल में क्या रहेगा, 30 साल में क्या रहेगा, या 50 साल में क्या रहेगा। हमारा लक्ष्य क्या है कि हम इतने समय में ऐसी जो हमारे लक्ष्य हैं उनको निर्धारित कर रहे हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जनसंख्या नीति 2000 का जो तत्कालीन उद्देश्य था वो था भारत में गर्भ निरोधकों की आपूर्ति करना, स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे का विस्तार करना तथा स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति करना। तो सरकार ने वर्ष 2000 में सबसे पहले यही कार्य किया कि अधिक से अधिक लोगों को गर्भ निरोधक उपलब्ध करवाए जाएं, साथ ही साथ स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार किया जाए, ग्राम स्तर पे, कस्बे स्तर पे स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएं और साथ ही साथ उनमें स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों, नर्सेज इनकी नियुक्ति की जाए, अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। ये उनका पहला तत्कालीन उद्देश्य था। देखिए, हमारी जनसंख्या नीति 2000 का मध्यकालीन उद्देश्य था कि वर्ष 2010 तक जो कुल प्रजनन दर है उसको 2:1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाया जाए। हमारी जो प्रजनन दर है उसको 2:1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाने का प्रयास करना, यह हमारी मध्यकालीन उद्देश्य था जनसंख्या नीति का।
साथ ही साथ जो दीर्घकालीन उद्देश्य था वो था वर्ष 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना। 2045 तक मतलब 2000 वर्ष 2000 में ही हमने ये तय कर लिया था कि 2045 तक हम भारत में स्थिर जनसंख्या को प्राप्त कर लेंगे, जहां जन्म दर भी अधिक नहीं होगी और मृत्यु दर भी अधिक नहीं होगी। जन्म दर और मृत्यु दर को हम बराबर बराबर कर लेंगे ताकि हम स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा जो जनसंख्या नीति के अंदर 2045 तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करने का लक्ष्य था उसको परिवर्तित कर दिया गया है। अब ये जो लक्ष्य है वो उसको वर्ष 2070 कर दिया गया है। तो 2045 का जो लक्ष्य था उसको अब वर्तमान में वर्ष 2070 तक कर दिया गया है कि भारत 2070 तक अपने स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो लक्ष्य क्या थे, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2010 में जो 2000 में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों को वर्ष 2010 में पुनः संशोधित कर दिया गया था। उनमें कुछ संशोधन किया गया था जो कि निम्न है। पहला था बुनियादी प्रजनन व बाल स्वास्थ्य सेवाओं व आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। देखिए पहला उद्देश्य यही था कि सरकार है वो जो प्रजनन संबंधी और जो बाल स्वास्थ्य संबंधी मतलब जो माताएं बच्चों को जन्म देती हैं तो उस प्रजनन से संबंधित तथा जो बच्चे पैदा होते हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रमुख सुविधाएं हैं, जो प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उनको मजबूत करना तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मतलब अच्छे हॉस्पिटल उपलब्ध करवाना, अधिक से अधिक प्रसव हैं वो संस्थागत रूप से हो, अस्पताल के अंदर हो, इसके बारे में ध्यान देना। मातृ मृत्यु दर को कम करने का प्रयास करना, बच्चों के टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये जो साथ ही साथ बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके, माँ का दूध मिल सके, ऐसी जो चीज़ें हैं इनके बारे में जागरूकता लेके आना, ये सब जो बुनियादी बातें हैं उनके बारे में लक्ष्य निर्धारित किया गया कि इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए और इनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए। हमारी जनसंख्या नीति का पहला उद्देश्य यही था। फिर दूसरे पर चर्चा करते हैं कि 14 वर्ष की आयु तक विद्यालय शिक्षा निःशुल्क दी जाए तथा प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे हैं, जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों की प्रतिशत घटाकर 20% से कम लेके आना या उससे निम्न लेके आना। सरकार का यह प्रयास था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, जो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ जाते हैं, ऐसे बच्चों को पुनः स्कूल से जोड़ना और जो ये प्रतिशत था उसको घटाकर 20 तक लेके आना। क्योंकि उस समय ये था कि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी, तो सरकार का ये प्रयास था कि वो इसको घटा के 20% तक लेके आए। देखिए अगला जनसंख्या नीति का उद्देश्य था कि शिशु मृत्यु दर है वो प्रति 1000 जीवित शिशु जन्म के पीछे 30 के स्तर से नीचे लेके आना। देखिए उस समय भारत में जो शिशु मृत्यु दर है कि वो भी अधिक थी और मातृ मृत्यु दर भी वो भी अधिक थी। तो सरकार का ये प्रयास था कि मातृ मृत्यु दर को तो 1 लाख पे 100 से नीचे लेके आना, कि 1 लाख पे 100 माओं की ही मृत्यु हो या उससे भी नीचे हो। प्रयास ये किए गए तथा साथ ही साथ 1000 जीवित जन्मे बच्चों के पीछे जो जन्म दर है वो 30 के स्तर से नीचे लेके आना, कि 1000 में केवल 30 बच्चे ही या उससे भी नीचे के स्तर तक बच्चे ही मृत्यु को प्राप्त हों। ये टारगेट रखे गए कि शिशु जन्म दर है उसको बढ़ावा मिले और शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जीवित रह सकें। साथ ही साथ माताएं हैं जो बच्चों को जब जन्म देती हैं तो उस समय कम से कम माताओं की मृत्यु हो। लाख के ऊपर जो 100 है उससे भी नीचे का आंकड़ा डिसाइड किया गया कि उससे भी नीचे इसको मातृ मृत्यु दर को लेके आना है। फिर अगला लक्ष्य निर्धारित किया गया टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाए। बच्चे को खसरे का टीका है, पोलियो का टीका है, उस समय पोलियो का टीका नहीं था लेकिन जो उस समय जो भी टीकाकरण के लिए टीके उपलब्ध थे वो टीकाकरण
बच्चों को दिया जाए, अधिक से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जाए, ताकि जो अनेक ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे को बड़े होने की संभावनाएं रहती हैं, उनका निराकरण हो सके। अगला उद्देश्य था बालिका विवाह 18 वर्ष से पूर्व ना हो तथा उसे 20 वर्ष बाद करने को बढ़ावा दिया जाए। भारत में देखिए, विवाह की उम्र है वो 18 और 21 साल निर्धारित है। बालिका के लिए 18, बालक के लिए 21। लेकिन इस जनसंख्या नीति 2000 में ये प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक विवाह है वो 20 वर्ष के पश्चात हो, कि 18 वर्ष होते ही लड़कियों का विवाह नहीं हो, लगभग 20 से 21 साल की उम्र तक लड़कियों का विवाह हो, क्योंकि अधिक उम्र में विवाह होगा तो जन्म दर भी भारत में घटेगी। साथ ही साथ बालिका के लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और मात्र मृत्यु दर में भी कमी आएगी। चलिए, अगला लक्ष्य था कि 80% मामले हैं वो प्रसूति संस्थाओं में करवाए जाएं तथा 100% प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा संपन्न हो। कि भाई जो प्रसूति है या जो बच्चा जब जन्म ले रहा है तो अधिक से अधिक ये प्रयास किए जाएं कि प्रसूति से संबंधित कार्य हैं वो घर पे नहीं हो, और अधिक से अधिक वो अस्पतालों के माध्यम से या जो प्रमुख प्रसूति की संस्थाएं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके द्वारा ही किए जाएं। और अगर घर पे भी किए जा रहे हैं तो 100% प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा ही संपन्न हो। मतलब जो दाई है, जो नर्स है, जो डॉक्टर है, वो पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित हो, और 80% या उससे अधिक सारे हैं, या सरकार का प्रयास तो यह था कि अधिक से अधिक है या 100% ही जो प्रसूति से संबंधित कार्य हैं वो संस्थाओं के द्वारा ही संपन्न करवाए जाएं। देखिए, अगला जो लक्ष्य था जनसंख्या नीति का वो ये था कि जन्म, मृत्यु, विवाह व गर्भावस्था के 100% पंजीयन करवाए जाएं। मतलब जो जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तब उसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है भारत में। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका पंजीकरण करवाना भारत में अनिवार्य है। विवाह का पंजीकरण भारत में अनिवार्य है। साथ ही साथ गर्भावस्था के भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा भारत में किए जा रहे हैं। तो सरकार का यह प्रयास था कि अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता आए और लोग सभी के सभी जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भावस्था के पंजीकरण करवाएं, ताकि सरकार के पास डाटा रहे, सरकार के पास आंकड़े रहें कि कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों ने विवाह किया है। साथ ही साथ कितनी माताएं गर्भावस्था में हैं, उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, उनको कैसे कैसे टीकाकरण की आवश्यकताएं हैं, उनको किस प्रकार के पौष्टिक भोजन की आवश्यकताएं हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए डाटा होना सरकार के पास आवश्यक है। तो सरकार ने यही प्रयास इसके द्वारा किया। फिर है एड्स को नियंत्रित किया जाए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम नामक जो बीमारी है एड्स, उसको फैलने से रोका जाए, ये भी प्रयास किया गया। फिर है संचारी रोगों पर नियंत्रण व निवारण किया जाए। संचारी जो संक्रामक रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे वर्तमान में कोरोना है, ऐसे जो रोग हैं, या जो जिसको पहले बोलते थे माता बोलते थे, N1H1 जिसको बोलते थे, ऐसे जो बीमारियां हैं उनको नियंत्रण किया जाए, उनका निवारण किया जाए। फिर छोटे परिवार को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, आज से काफ़ी सालों पहले हमारे यहाँ बड़े बड़े पोस्टर या दीवारों पे हम दो हमारे दो ऐसे स्लोगन हैं, बच्चे दो ही अच्छे, ऐसे जो स्लोगन है वो खूब देखने को मिलते थे, क्योंकि वो हमारी जनसंख्या नीति का एक हिस्सा थे। सरकार का पूरा प्रयास था कि छोटे परिवार को बढ़ावा दिया जाए। तथा अगला जो हमारा उद्देश्य था वो था भारतीय आयुर्वेद प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। कि भारत में जो हमारी प्रमुख चिकित्सा पद्धति थी, जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी आयुर्वेद, उस प्रणाली को भी प्रोत्साहित किया जाए, लोगों तक उसको पहुंचाया जाए। तो देखिए, हमारी जो जनसंख्या नीति 2000 थी उसके प्रमुख लक्ष्य हम पढ़ चुके हैं कि निःशुल्क शिक्षा है, जन्म दर को कंट्रोल करना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कंट्रोल करना, टीकाकरण को बढ़ावा देना, विलंब विवाह को प्रेरित करना, 100% प्रसूति संस्थाओं के द्वारा करवाने का प्रयास करना, जन्म मृत्यु के पंजीकरण करवाना, संचारी रोगों पर नियंत्रण, छोटा परिवार, एड्स को नियंत्रित करना जैसे प्रमुख लक्ष्य हमारी जनसंख्या नीति 2000 के निर्धारित किए गए थे। चलिए विद्यार्थियों, अब हम अगला बिंदु पढ़ते हैं, धार्मिक जनगणना। कि वर्ष 2011 के अंदर भारत में किस धर्म के कितने लोग निवास
कर रहे हैं। मुख्यतः इनमें से यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से धर्म के कितने लोग या कितने प्रतिशत लोग निवास कर रहे हैं। तो ये तथ्यात्मक अधिक है, तो सभी विद्यार्थी इनको नोट कर लें और इनको याद भी रखें। देखिए, कुल भारत की जनसंख्या है 121.09 करोड़ जनगणना 2011 के अनुसार। इसमें हिंदू जो आबादी है वो है लगभग 96.63 करोड़, जो कि कुल जनसंख्या का 79.80% है। मतलब भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की है, जिसका कुल प्रतिशत है लगभग 80% है, 79.80% है, वो भारत में हिंदू निवास करते हैं। 2001 से 2011 की जो इनकी वृद्धि दर देखते हैं हिंदुओं की, तो वह है 16.8%। फिर है मुस्लिम आबादी। कुल आबादी में मुस्लिम आबादी है 17.22 करोड़, जो कि जनसंख्या का 14.23% है। और मुसलमानों में या मुस्लिम जो आबादी है उसकी वृद्धि दर है 24.6%। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा धार्मिक धर्म है भारत में जनसंख्या के हिसाब से वो है ईसाई, जिनकी कुल जनसंख्या है 2.78 करोड़ और जो कि 2.30% हैं, और इनकी वृद्धि दर रही है 15.5%। फिर चौथा जो धर्म है वो है सिख, जिनकी आबादी है 2.8 करोड़, जो कि 1.7% हैं कुल जनसंख्या के, और इनकी वृद्धि दर रही है 8.4%। उसके बाद में है बौद्ध, जो कि है 0.84 करोड़, मतलब 84 लाख हैं ये बौद्ध भारत में, और ये जनसंख्या का 0.70% हैं, और इनकी वृद्धि दर 6.1% रही है। जैन है वो भारत में सबसे कम है, जिनका लगभग 45 लाख जैन है भारत में, और इनका प्रतिशत है 0.4%, और वृद्धि दर रही है इनकी 5.4%। अन्य धर्म है जो बच गए वो हैं 0.79, 79 लाख बोल सकते हैं इनको, जो कि जनसंख्या का 0.7% है। और जो धर्म नहीं बताना चाहते या ऐसे लोग जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं वो है 0.29%, जो कि जनसंख्या का 0.2% है। अब देखिए, यहाँ एक बात और भी देखने को आती है कि मुस्लिम धर्म को छोड़ के अन्य सभी धर्मों में वर्ष 2001 से 2011 के बीच में जो वृद्धि दर है वो कम ही रही है, जबकि केवल मुस्लिम जो धर्म है उसकी आबादी में ही जो वृद्धि दर है वो धनात्मक रही है, बाकी सब में ऋणात्मक रही है। चलिए अब बात करते हैं कि सर्वाधिक हिंदू आबादी वाले जो राज्य हैं भारत में वो है हिमाचल प्रदेश 1 नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे दादर व नागर हवेली। देखिए ये टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, दादर और नागर हवेली, फिर है उड़ीसा, और उसके बाद में छत्तीसगढ़। मतलब सर्वाधिक हिंदू आबादी भारत में हिमाचल प्रदेश में निवास कर रही है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले राज्य हैं भारत में लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, आसाम और पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी लक्षद्वीप में निवास करती है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद में आसाम, उसके बाद में पश्चिम बंगाल। और भारत में सर्वाधिक जो पारसी हैं वो मुंबई महाराष्ट्र में निवास करते हैं। बहुत कम संख्या है पारसियों की, और वो मुख्यतः मुंबई महाराष्ट्र में ही निवास करते हैं। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति की जनगणना की। मैं समझ चाहूँगा कि थोड़ा सा ये टाइपिंग का मिस्टेक है, तो इसमें अनुसूचित जाति को अनुसूचित की जगह गलत लिखा गया है, तय की जगह जा रहा है, लेकिन विद्यार्थी ध्यान रखें ये अनुसूचित जाति व जनजाति जनगणना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या भारत में 20.14 करोड़ है, जो कि जनसंख्या का 16.6% है, और अनुसूचित जनजाति जो कि 10.43 करोड़ है, जो कि जनसंख्या का 8.6% है। अनुसूचित जाति और जिनको SC और ST कहा जाता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूचित जाति क्या होती है, अनुसूचित जनजाति क्या होती है, इन सब के बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, बड़े विस्तार से पढ़ेंगे कि किन किन को अनुसूचित जाति कहा जाता है, किन किन को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, सबसे अधिक जो हमारे यहाँ जनजातियाँ कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है, इन सब का भी चर्चा हम आगे
अन्य अध्यायों में करेंगे। अब देखिए, सर्वाधिक आबादी वाले राज्य, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला कौन सा राज्य है? वो है पंजाब, जहाँ 31.9% है वो आबादी अनुसूचित जाति की है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में हरियाणा है। हरियाणा की में लगभग 20.2% लोग हैं वो अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ लगभग 15% है वो लोग अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र है, उसके बाद में उड़ीसा है, उसके बाद में देखिए एक तथ्य और भी है कि आबादी का प्रतिशत है वो सबसे अधिक मिजोरम में है। मतलब 100 में से 94% लोग मिजोरम में क्या है? अनुसूचित जनजाति के। लेकिन संख्या के हिसाब से सबसे अधिक लोग मध्य प्रदेश में हैं अनुसूचित जनजाति के। ये दोनों चीजें ध्यान रखें। अब ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग हैं ही नहीं? तो एससी आबादी, अनुसूचित जाति की आबादी जहाँ नहीं पाई जाती है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप। साथ ही साथ जहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है वो है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी या पुदुचेरी। अब देखिए लिंगानुपात की बात करते हैं तो 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 945 है और अनुसूचित जनजाति का 990 है। बाल लिंगानुपात अनुसूचित जाति का 933 है और अनुसूचित जनजाति का 972 है। साक्षरता की दर है वो अनुसूचित जाति में 66.1% है और अनुसूचित जनजाति में 59% है। चलिए आगे थोड़ी सी कुछ तथ्यात्मक बात और कर लेते हैं कि 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित व्यक्तिगत समूहों की संख्या 705 है। मतलब लगभग 705 समूहों को भारत में अनुसूचित जनजातियां माना जाता है। ऐसे लोगों के समूह हैं जिनको अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, वो 705 के लगभग हैं। वर्तमान में 5वीं अनुसूची के अनुसार कुल 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना अनुसूचित क्षेत्र हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अनुसूचित जातियां निवास करती हैं और उनके लिए कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं सरकार के द्वारा। आरक्षण है, कुछ विशेष योजनाएं हैं, ऐसी चीजें हैं वो इन क्षेत्रों में या इन 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत की गई। अब देखिए एक संविधान की 6ठी अनुसूची भी है जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के कुछ जनजातीय क्षेत्र आते हैं। अब ये 6ठी अनुसूची क्या है? इसमें इस 6ठी अनुसूची में इन क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का प्रावधान किया गया है तथा उन्हें विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई है। देखिए इस 6ठी अनुसूची में जो पूर्वोत्तर भारत में जो आसाम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो आ रहा है, इन क्षेत्रों में क्या है कि सरकार के साथ साथ जनजातीय परिषदों का या जनजातीय क्षेत्रीय परिषदों का गठन भी किया गया है और इन क्षेत्रीय परिषदों को सरकार की भांति ही विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं कि ये अपने जो समस्याएं हैं उनका निपटारा खुद कर सकें, उनके बारे में जो न्याय है वो खुद कर सकें। सरकार इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है, कानून के द्वारा इनको शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये अपने आप में एक पैरेलल बॉडी चलाते हैं, एक पैरेलल सरकार चलाते हैं जो केवल अनुसूचित जनजातियों के कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित है, जिनको क्षेत्रीय परिषदों की संख्या दी गई है। अब देखिए अनुसूचित जाति केवल हिंदू, सिख व बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। मतलब अनुसूचित जातियां केवल हिंदुओं में, सिखों में और बौद्ध धर्म में ही होती है। चलिए आज का ये अध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं। भारतीय समाज की जनसंख्या की संरचना का अध्याय भी पूरा हो चुका है। अब देखिए अगर इस अध्याय में से प्रश्न आते हैं तो मुख्यतः जो भाग 5 है उसमें से जनसंख्या नीति के बारे में, धार्मिक जनसंख्या के बारे में और साथ ही साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिशत के बारे में ही क्वेश्चन अधिक आते हैं। आशा है आप आज के अध्याय से लाभान्वित हुए होंगे। इस अध्याय को आज हमने पूर्ण कर लिया है। अब आगामी अंक में हम नए अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।